Everyone, I am Kumkum Patel. Today we are going to discuss vibrational frequency of carbonyl compound. Let's get started. Content देखेंगे इंट्रोडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एनहाइड्राइड इन डिटेल्स। इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इस ग्रुप में कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है और ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन कहा जाता है। जनरल फॉर्म में कार्बोनिल कंपाउंड को C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर कंपाउंड को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एक्स्टर, लैक्टोनस, लैक्टमस, साइक्लिक एसिड। यह सब हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में मेनली हमको कार्बोनिल कंपाउंड के फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है। जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड जो होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो मॉलिक्यूल्स की जो बैंड होती हैं वो वाइब्रेट करने लगती हैं। और ये जो वाइब्रेशनल होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला स्ट्रेचिंग, दूसरा बेंडिंग। इस वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को हम वेब नंबर से मेज़र किया जाता है। इसी फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। और बॉन्ड वाइब्रेशनल की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम हुक्स लॉ का यूज़ करते हैं। सिंपली फॉर्म में बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी और जितना एटम भारी होंगे उतनी कम फ्रिक्वेंसी होगी। अब हम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। अगर IR स्पेक्ट्रम में 1650 से 1950 सेंटीमीटर के बीच एक स्ट्रॉन्ग बैंड है तो उनकी जो पीक होगी वो हमको हाई दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यह पीक कार्बन डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से आती है। किसी एक कंपाउंड को देखकर उस कंपाउंड की एग्जैक्ट पीक नहीं बता सकते क्योंकि हर कंपाउंड की जो पीक होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे एल्डिहाइड की अलग, कीटोन्स, एस्टर, एमाइड, क्विनोन। इनको पहचानने के लिए स्पेक्ट्रम के अदर पीक को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम आगे देखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी मेनली फोर्स कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा कंजुगेशन इफेक्ट, तीसरा फील्ड इफेक्ट और चौथा स्टेरिक इफेक्ट। सिंपली वे में अगर मैं बोलूँ तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा फ्रिक्वेंसी उतनी ही हाई होती है। कंजुगेशन होने पर फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड होती हैं वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर और दूसरा नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे शो हो रहा है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। यही रेजोनेंस बॉन्ड को थोड़ा सा वीक और स्ट्रॉन्ग बनाता है और IR फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करता है। तो अगर IR स्पेक्ट्रम में 1650 से 1950 सेंटीमीटर के बीच स्ट्रॉन्ग पीक दिखे तो समझ जाइए वहाँ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप में एसिड एनहाइड्राइड कंपाउंड के हम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के बारे में जानेंगे। एसिड एनहाइड्राइड को IR स्पेक्ट्रम में बहुत ईजिली पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें 2 एड्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देते हैं, मतलब हमको डबलेट बॉन्ड दिखाई देता है। यह बैंड 1850 से 1750 सेंटीमीटर के बीच मिलती हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं। दोनों की वाइब्रेशन आपस में कपल करते हैं। इसमें 2 अलग अलग पीक जो हमको मिलती हैं वो है हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में हमको सिमेट्रिकल वाइब्रेशन एंड लो फ्रिक्वेंसी बैंड में हमको एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन मिलता है। हाई फ्रिक्वेंसी पीक हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम एसाइक्लिक एनहाइड्राइड के चैन को देखेंगे। एसाइक्लिक एनहाइड्राइड की जो पीक होती हैं वो 1850 से 1800 सेंटीमीटर और 1790 से 1740 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। एरोमेटिक एनहाइड्राइड, जिसको साइक्लिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, एक पीक लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होती है और दूसरी पीक इनकी हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होती है।
यानी दोनों पीक और ज़्यादा अलग होती जाती है। यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट पीक देखने को मिलती है जो इस टाइप से हैं। तो अगर आईआर स्पेक्ट्रम में कहीं पर भी हमको अगर 1850 से 1750 सेंटीमीटर के बीच में दो पीक यानी डबलेट पीक दिख रहा है तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब एसिड एनहाइड्राइड के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग वेव नंबर लिखते हैं और हमारा जो वाई एक्सिस है यहाँ हम लोग ट्रांसमिटेंस का रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमको 1750 से 1850 के बीच में डबलेट पीक देखने को मिल रहा है जो दो स्ट्रॉन्ग पीक है। यह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग ग्रुप है। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि कंपाउंड एसिड एनहाइड्राइड है। 1600-1500 के बीच में यहाँ पे एक हमको पीक दिखाई देती है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग बेंजीन रिंग को दिखाती है। ठीक है, 3000 से 3100 सेंटीमीटर यानी एरोमेटिक कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इससे ये कंफर्म होता है कि कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अगला देखते हैं 1300 से 1000 सेंटीमीटर में कई पीक हमको देखने को मिलता है। यह कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग एनहाइड्राइड की वजह से होती है। यह रेजिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसीलिए इसे फिंगरप्रिंट रेजिन कहते हैं। यदि आपको स्पेक्ट्रम में कहीं दिखे कि टू पीक नियर 1800 सेंटीमीटर में एनहाइड्राइड है और 1600 से 1500 सेंटीमीटर पीक में एरोमेटिक रिंग है तो फाइनल आंसर हमारा यही होता है कि उसमें एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। इन स्पेक्ट्रम में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एरोमेटिक पीक मिलकर क्लियरली दिखाते हैं कि ये कंपाउंड एक एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड है। अब आगे देखते हैं। ये चार्ट हमको ये डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा है कि अलग अलग टाइप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड उनका आईआर वाइब्रेशनल और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती हैं वो सभी की अलग अलग होती है। वन कंपाउंड के साथ अगर कोई अलग ग्रुप लगा है तो सभी ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सभी केस में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कार्बोनिल वाइब्रेशन मेन पीक होती हैं और हमेशा दो पीक यानी डबलेट पीक मिलती हैं। इसका रीज़न यही है कि टू कार्बोनिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड में ये कंपाउंड ओपन चेन होती हैं। इसके जो पीक होती हैं वो 1850 से 1700 तक के बीच में होती हैं। ये एक नॉर्मल एनहाइड्राइड रेंज होती है। उसके बाद एराइल आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक में यहाँ कंजुकेशन होता है बेंजीन रिंग या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। इनकी जो पीक होती हैं वो 1830 से 1780 एंड 1770 से 1725 के बीच में होती हैं। इनकी पीक थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो गई है क्योंकि कंजुकेशन होता है तो बॉन्ड जो होती हैं वो वीक होती हैं जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती हैं। आगे 5 मेंबर रिंग साइक्लिक। यह रिंग स्ट्रेन होता है जिसमें इनका जो पीक होता है वो 1870 से 1820 एंड 1800 से 1750 के बीच में होता है। ये पीक थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गई है क्योंकि इनमें रिंग स्ट्रेंथ होती है और रिंग स्ट्रेंथ के कारण इनकी जो बॉन्ड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और जब बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो फ्रिक्वेंसी हमारा इंक्रीज़ होता है। अब आगे देखते हैं 5 मेंबर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। यहाँ दोनों इफ़ेक्ट साथ में होते हैं रिंग स्ट्रेन और कंजुकेशन। इनकी जो पीक होती हैं वो 1850 से 1800 और 1820 से 1780 के बीच में होती हैं। एक इफ़ेक्ट बढ़ता है जैसे रिंग हमारा अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटता है यानी कि कंजुकेशन। तो ये एसिड एनहाइड्राइड का ओवरऑल व्यू था। जो हम ग्राफ के मदद से कंपाउंड के रेंज देख रहे थे वही यहाँ पे फ्लो चार्ट में हमको सभी कंपाउंड के अलग अलग रेंज शो हो रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कंजुकेशन फ्रीक्वेंसी कम करता है तो रिंग स्ट्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और इसी से आप
हर एनहाइड्राइड का IR स्पेक्ट्रम आसानी से पहचान सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।